हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो उसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला है आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि का अभिप्राय देश की प्रति व्यक्ति आय या उत्पादन में एक मात्रात्मक निरंतर वृद्धि से है, जो कि उपभोग, श्रम शक्ति, पूंजी व व्यापार में मात्रात्मक वृद्धि के साथ होती है। आर्थिक समृद्धि का मतलब अधिक उत्पादन से है। अल्पविकसित देशों में आर्थिक समृद्धि का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि के अभाव के कारण अल्पविकसित देश आगे बढ़ ही नहीं सकता है, अर्थात विकास नहीं कर सकता। आर्थिक विकास एक व्यापक अवधारणा है जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों सहित किसी देश की भलाई के विभिन्न पहलुओं में सुधार शामिल है। इसमें जनसंख्या के जीवन स्तर, जीवन की गुणवत्ता और समग्र कल्याण में गुणात्मक सुधार शामिल है। आगे हम देखेंगे अविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। पहला, सामान्य गरीबी। दूसरा, कृषि मुख्य व्यवसाय। तीसरा, द्वैतवादी अर्थव्यवस्था। चौथा, अविकसित या कम उपयोग किए गए प्राकृतिक संसाधन। पाँचवा, बेरोजगारी या अल्प रोजगार। छठा, रूढ़िवादी सामाजिक दृष्टिकोण। सातवां, रीति रिवाजों और परंपराओं का कायम रहना। आठवां, उद्यमशीलता और पहल की कमी। नौवां, पूंजी निर्माण का अभाव। 10वां, तकनीकी पिछड़ापन। यदि किसी देश में ये सभी विद्यमान रहती है तो उस देश को अल्प विकसित या अविकसित अर्थव्यवस्था समझा जाता है। आगे देखेंगे आर्थिक विकास के सूचकांक। पहले नंबर पे है पारंपरिक संकेतक, दूसरे नंबर पे है आधुनिक संकेतक। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो पहले में है पारंपरिक सूचक, जिसका ए नंबर पे है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है। राष्ट्रीय आय का अर्थ किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य से है। यदि किसी राष्ट्र में राष्ट्रीय आय में दीर्घकालिक वृद्धि होती है तो यह कहा जा सकता है कि आर्थिक विकास हो रहा है। लेकिन राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास का सही सूचक नहीं हो सकती, क्योंकि उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली मशीनरी खराब हो जाती है। इस खराब होने की भरपाई के लिए होने वाली लागत को मूल्यह्रास कहा जाता है। मूल्यह्रास को राष्ट्रीय आय से घटाना आवश्यक है। राष्ट्रीय आय से मूल्यह्रास घटाने के बाद शुद्ध राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। इसलिए राष्ट्रीय उत्पाद में दीर्घकालिक वृद्धि को आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है। प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स, प्रोफेसर मायर और वाल्डिंग और प्रोफेसर ए.जे. यांगसन ने राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का सूचक माना। बी में है प्रति व्यक्ति आय। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास का सही माप नहीं हो सकती, क्योंकि यदि जनसंख्या में वृद्धि राष्ट्रीय आय में वृद्धि से अधिक हो तो भी आर्थिक विकास अप्रभावी हो जाता है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि वास्तविक विकास हुआ है। अतः आर्थिक विकास का वास्तविक मापदंड प्रति व्यक्ति आय है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार अल्प विकसित देशों में मुख्य समस्या लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है, और जीवन स्तर राष्ट्रीय आय पर नहीं बल्कि प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करता है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि ही आर्थिक विकास का वास्तविक सूचक है। प्रति व्यक्ति आय का सूत्र होता है प्रति व्यक्ति आय बराबर क्षेत्र की कुल आय बटे कुल जनसंख्या। सी नंबर में है आर्थिक कल्याण। कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार आर्थिक कल्याण में वृद्धि आर्थिक विकास का सूचक है। उसके अनुसार वह आर्थिक प्रक्रिया जिसमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय और उपभोग में वृद्धि होती है, साथ ही आय असमानता घटती है और देश के लोगों को अधिक संतुष्टि मिलती है, उसे आर्थिक विकास कहा जा सकता है। आर्थिक कल्याण जीवन स्तर पर निर्भर करती है, जबकि स्तर उपभोग पर निर्भर करता है।
अतः उपभोग और जीवन स्तर में वृद्धि को आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है। डी नंबर पर है व्यावसायिक संरचना। ऑस्ट्रेलियाई अर्थशास्त्री कोलिन क्लार्क बताती हैं कि व्यावसायिक संरचना आर्थिक विकास का एक सूचक है। उन्होंने अर्थव्यवस्था में उत्पादन प्रक्रियाओं को 3 समूहों में बांटा है। पहला प्राथमिक समूह, दूसरा द्वितीयक समूह, तीसरा तृतीयक समूह में विभाजित किया है। कोलिन क्लार्क के अनुसार आर्थिक विकास के साथ कामकाजी लोगों का अनुपात बढ़ता है, प्राथमिक क्षेत्र में जनसंख्या घटती है और तृतीयक क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात घटता है। क्षेत्र में वृद्धि होती है, इसलिए जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना आर्थिक विकास का एक संकेतक है, लेकिन व्यावसायिक संरचना आर्थिक विकास का उपयोगी संकेतक नहीं हो सकती है। ई नंबर पर है क्रय शक्ति समता सूचकांक। इस सूचकांक का प्रयोग सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया गया था। वर्तमान में इस सूचकांक का उपयोग विश्व बैंक द्वारा किया जाता है। क्रय शक्ति समता सूचकांक किसी देश की सकल राष्ट्रीय आय को अंतर्राष्ट्रीय विदेशी विनिमय दर के बजाय उस देश की आंतरिक क्रय शक्ति के आधार पर मापता है और उस देश के लोगों के जीवन स्तर की तुलना विभिन्न देशों के लोगों के जीवन स्तर से करता है। एफ नंबर पर है प्रति व्यक्ति बिजली की खपत। प्रति व्यक्ति बिजली की खपत भी आर्थिक विकास का एक सूचक है। चूँकि बिजली का 2/3 हिस्सा उत्पादन में खर्च होता है, इसलिए बिजली की बढ़ती खपत को औद्योगिकरण और आर्थिक विकास केवल उपभोग के स्तर और जीवन स्तर पर ही नहीं, बल्कि बचत और निवेश पर भी निर्भर करता है। इसलिए इसमें इन कारकों पर विचार नहीं किया जाता है। दूसरे नंबर पर है आधुनिक सूचकांक। उसका पहला नंबर भौतिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक। मॉरिस डी मॉरिस ने आर्थिक विकास के एक संकेतक के रूप में भौतिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक की व्याख्या की। इस सूचकांक में पहला जीवन प्रत्याशा, दूसरा शिशु मृत्यु दर, तीसरा साक्षरता को शामिल किया गया है और आर्थिक विकास को 0 से 100 के बीच मापा जाता है। भौतिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार सूचकांक जितना ऊंचा होता है, प्रगति उतनी ही अधिक मानी जाती है। इसका फॉर्मूला है PQLI = 1/3 इंटू लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स प्लस इन्फेंट मोर्टालिटी। दूसरे नंबर पर है मानव विकास सूचकांक HDI। आर्थिक विकास जनसंख्या के आकार पर नहीं, बल्कि जनसंख्या की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। जनसंख्या की गुणवत्ता शिक्षा, प्रशिक्षण, दक्षता, कौशल, औसत जीवन प्रत्याशा पर भी निर्भर करती है। इसलिए आर्थिक विकास को मापते समय न केवल राष्ट्रीय आय, बल्कि इस कारक पर भी करना आवश्यक है। मानव विकास सूचकांक में इस पर विचार किया जाता है। मानव विकास सूचकांक में पहले नंबर पर औसत जीवन प्रत्याशा, दूसरा शैक्षिक स्तर और तीसरा देश की प्रति व्यक्ति आय के सूचकांक की गणना की जाती है और अंत में इन तीनों सूचकांक का एक साधारण औसत लेकर मानव विकास सूचकांक की गणना की जाती है। मानव विकास सूचकांक की गणना निम्नलिखित सूत्र के आधार पर की जाती है। HDI = जीवन प्रत्याशा प्लस शिक्षा प्लस आय बटे 3। इसके अनुसार मानव सूचकांक का मान 0 से 1 के बीच आता है। मानव विकास सूचकांक जितना अधिक होता है, देश का आर्थिक विकास उतना ही अधिक समझा जाता है। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने वर्ष 1990 में पहली बार मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया था। महबूब उल हक को मानव विकास सूचकांक का जनक माना जाता है। तब से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम नामक संस्था हर साल विभिन्न देशों के मानव विकास सूचकांक प्रकाशित करती है।
तीसरे नंबर पर है असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 2010 की मानव विकास रिपोर्ट में लागू किया गया था। इस सूचकांक की गणना मानव विकास सूचकांक की तरह की जाती है, लेकिन मानव विकास सूचकांक की गणना करते समय प्रत्येक सूचकांक का औसत मान लिया जाता है, लेकिन जनसंख्या के बीच इस संबंध में भारी असमानता है, इसलिए HDI निकालते समय इस असमानता को समायोजित किया जाता है। चौथे नंबर पर है लैंगिक असमानता सूचकांक। लैंगिक असमानता सूचकांक पहली बार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 2010 की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया। इस सूचकांक ने लैंगिक विकास सूचकांक का स्थान ले लिया है। GDI और लिंग सशक्तिकरण मापन। पांचवा बहुआयामी गरीबी सूचकांक। बहुआयामी गरीबी सूचकांक भी आर्थिक विकास का एक संकेतक है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक पहली बार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 2010 की मानव विकास रिपोर्ट में प्रकाशित हुआ था। इस सूचकांक ने मानव गरीबी सूचकांक का स्थान ले लिया है। इस सूचकांक की गणना 3 मानदंडों और 10 सूचकांकों की सहायता से की जाती है। छठे नंबर पर है लिंग सशक्तिकरण मापन। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा दुनिया भर के विभिन्न देशों में लैंगिक असमानता की सीमा को मापने के लिए लैंगिक सशक्तिकरण सूचकांक तैयार किया जाता है। यह सूचकांक महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और निर्णय लेने की क्षमता, आर्थिक भागीदारी और निर्णय लेने की क्षमता और आर्थिक संसाधनों पर महिलाओं के अधिकार जैसे कारकों पर विचार करता है। इस सूचकांक का मान 1 के जितना करीब होता है, लैंगिक असमानता उतना ही कम मानी जाती है और इसे आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है। इसलिए किसी देश के आर्थिक विकास की स्थिति को भी इसी सूचकांक से समझा जाता है। सातवां हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स। इस सूचकांक के अनुसार आय के बजाय स्वास्थ्य और सुखी जीवन को आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है। दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है, यह बताना इस सूचकांक का उद्देश्य नहीं है, बल्कि यह सूचकांक उस सापेक्ष तकनीक को व्यक्त करता है जिससे कोई देश अपने नागरिकों के दीर्घ और सुखी जीवन के लिए अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है। यह सूचकांक न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन द्वारा तैयार किया जाता है। इसका सूत्र HPI = जीवन प्रत्याशा गुना अनुभवी कल्याण गुना परिणामों की असमानता बटे पारिस्थितिकी पद चिन्ह होता है। 8वें नंबर पर है डेनिसन सूचकांक। एडवर्ड डेनिसन ने 1962 में डेनिसन सूचकांक का विश्लेषण किया था। यह सूचकांक शिक्षा को व्यक्ति की आय अर्जित करने का एक साधन मानता है। यह सूचकांक उत्पादकता पर शिक्षा के प्रभाव को दर्शाता है। 9वें नंबर पर है पर्यावरण कुजनेट वक्र। प्रोफेसर साइमन कुजनेट ने एक आरेख की सहायता से आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रदूषण के बीच संबंध को दर्शाया है। इसे पर्यावरण कुजनेट वक्र कहते हैं। कुजनेट वक्र के अनुसार औद्योगिकीकरण के कारण अर्थव्यवस्था के विकास के साथ उत्पादन संरचना में परिवर्तन होता है। परिणाम स्वरूप पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के एक निश्चित स्तर या विकास के एक निश्चित स्तर के बाद पर्यावरण प्रदूषण में कमी आती है। इसलिए इस वक्र का आकार उल्टे यू जैसा होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।